हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। लास्ट जो चैप्टर हमारा था ना, उसमें हमने आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था। कुछ कंपाउंड्स भी हमने पढ़े थे। हमने ये देखा था कि आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, है ना। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सब तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। बट इस क्लास में हमें ये समझना है बच्चों कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे कैसे फॉर्म होते हैं। इन सब बातों के बारे में हमें समझना है, ठीक है। इन आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस, और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये सब तो हम समझेंगे। बट सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है ना, क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसको हम समझ लेते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं कार्बन की, तो वो एकदम ना यूनिक एलिमेंट है। यूनिक एलिमेंट क्यों है वो भी हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर तुम देखो उसकी प्रॉपर्टीज़ तो यूनिक है ही, बट है भी वो हर जगह प्रेजेंट। अगर हम अपने आसपास की कोई भी सब्सटेंस उठा के देख लें, उसमें कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट होता ही है। तो कार्बन जो है वो हर जगह प्रेजेंट तो है ही, हर चीज़ में मौजूद होता ही है। बट उसके साथ साथ उसकी कुछ वर्सेटाइल नेचर भी है, जिसकी वजह से ना कार्बन की पूरी अपनी एक ब्रांच बन जाती है, जिसमें हम कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड्स के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ तो इसमें यूनिक प्रॉपर्टी होती है। बट बात यहाँ पे हम करेंगे बच्चों की सबसे पहले स्टार्टिंग में कि आयोनिक कंपाउंड्स और आयोनिक बॉन्ड, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जब हम आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते थे तो हमने क्या पढ़ा था कि मान लो हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, वो कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, वो क्या करना चाहता है, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है ना। ऑक्टेट रूल के बारे में हमने यही पढ़ा था कि सबको अपना ना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सबको ये चाहिए कि मेरे आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए बस, कैसे भी करके, है ना। तो वहाँ पे मैंने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लिया था कि सोडियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बच्चों 281। दूसरा मैंने एलिमेंट अगर ले लिया क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। तो अब ये सोडियम क्या चाहेगा कि मुझे तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये चाहेगा कि मेरा जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसको कोई लेकर जाए, मुझे यहाँ इसको निकालना है बाहर। दूसरी ओर जो ये क्लोरीन है वो क्या कर रहा था, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एकदम नीन हो रहा था कि मेरे को मिल जाए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, है ना। तो होता ये है कि जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन को वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाता था, सोडियम पॉजिटिव में वो कन्वर्ट हो जाता था, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है जाके, है ना। ऐसे ही क्लोरीन ने दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, उधार लिया है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो क्लोरीन है उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस वे में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन करके क्या बना लेते थे, NaCl कंपाउंड बना लेते थे। क्योंकि दोनों आयंस आपस में जब कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे ना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े रहेंगे, और इस तरीके से जो हमारा कंपाउंड बना, उस कंपाउंड को मैं क्या बोलूँगी, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हमारा हो गया। क्यों बोल रही हैं इसको आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना बच्चों, इसलिए हम इनको आयोनिक कंपाउंड्स बोल रहे हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड बना, इसको हम क्या बोल देते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज काफ़ी स्ट्रोंगली आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स, ये नेचर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। ये हमारे लिए काफ़ी नया जो है कॉन्सेप्ट होने वाला है। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं समझा था। जब हम बात करते हैं बच्चों कार्बन की, तो कार्बन का देखो कैसे है अपना एक यूनिक नेचर। कार्बन के पास ना वैलेंस शेल की बात करें तो देखो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, और दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, है ना। अब कार्बन को क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन अगर अपने कंप्लीट करने हैं, उसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो उसको क्या चाहिए, या तो मेरे को कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, या तो फिर मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस करने पड़ेंगे, है ना। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा प्रोसेस हो जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना भी मुश्किल सिचुएशन है कार्बन के लिए, और 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना भी, है ना। क्योंकि
चार इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस करेगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी चार इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, तो वो प्रोसेस भी थोड़ा फिजिबल नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा, अगर चार इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कौन, कार्बन गेन करेगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि कार्बन के पास देखो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है और बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज वो इक्वल रहता है, ये बात हमने पढ़ी है ना। कार्बन के पास अगर 6 उसका एटॉमिक नंबर है तो मतलब उसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, दोनों चीज़ें 6 है ना। तो अगर सोचो वो 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले आएगा, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले आता है तो क्या होगा, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन और उनको होल्ड करने वाले ओनली 6 प्रोटॉन्स बच जाएंगे। तो ये दोनों ही सिचुएशन जो है ना वो थोड़ा फिजिबल नहीं हो पाती है कार्बन के लिए, टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स और टू लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही पॉसिबल नहीं हो पाती सिचुएशन। तो ये क्या प्रेफर करता है, ये प्रेफर करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो सकती है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल हो सकती है। क्या करता है कार्बन कि दूसरे को बोलता है कि भाई हम शेयर कर लेते हैं, जैसे कि हम क्या कहते हैं कि मेरे पास मान लो आपके पास है 2 टॉफ़ी 2 कैंडीज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे को चाहिए तो हम कहेंगे कि ठीक है एक तुम रख लो एक मैं रख लेता हूँ, तो वो तो हो गया कंप्लीट ट्रांसफ़र, तुमने उसको पूरा दे दिया कैंडी, है ना। दूसरा, मान लो तुम्हारे पास एक ही कैंडी है और दूसरे को भी वही कैंडी चाहिए, तो तुम क्या करते हो, शेयरिंग करते हो। कभी वो कैंडी जो है ना उसको बीच में इधर रख लेते हो, अभी बीच में तुम खा रहे हो थोड़ा सा वो भी खा रहा है साथ में, है ना। तो वो क्या हो गया, शेयरिंग हो गया। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया जा सकता है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने अराउंड रखे जा सकते हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टेट रूल। और ये ऑक्टेट जो कंप्लीट करने का तरीका है कार्बन का थोड़ा अलग हो जाता है, जिसको कि हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और यहीं से हमारी किसकी स्टार्टिंग हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलती हूँ कि मान लो अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे 8 ही इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में जो है डबलेट की बात होनी है तो वहाँ पे थोड़ा एक डिफरेंस चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लेके चलती हूँ किसका, Cl2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन जो है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन्स, देखो हमने लिखा हुआ है। तो इसके पास है आखिरी शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन, उनको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ये है इसके 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा क्लोरीन है ना उसके पास भी बच्चों वैलेंस जो शेल है इसकी, यहाँ पे है उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स ही उसके पास हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। शेयरिंग करने के लिए क्लोरीन क्या कहेगा, भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरा क्लोरीन कहेगा हाँ मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करते हैं हम दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन को ना इधर बीच में रख लेते हैं। तो ये कहेगा ठीक है इस इलेक्ट्रॉन को मैं इधर सेंटर में शेयर कर देता हूँ, ये क्लोरीन कहेगा ठीक है मैं अपने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। अब ये जो शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ना, तो ये वाला क्लोरीन समझेगा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेरे भी हैं, तो इसके ऊपर इस क्लोरीन का भी राइट है, और ये वाला जो क्लोरीन है ये भी एज्यूम कर रहा है कि भाई ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये मेरे हैं। तो अब इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही ये वाला जो क्लोरीन है इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके दोनों ने अपने ऑक्टेट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा कौन सी वाली बॉन्डिंग कहलाएगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाएगी। जब हमारे 2 एटम्स जो हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, दैट बॉन्डिंग विल बी कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है, एक एटम पूरे तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरे एटम को दे देगा, वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वहाँ पर बनेगा आयोनिक बॉन्डिंग होगी, आयोनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा किसकी बात हो गई थी, कोवेलेंट बॉन्ड की और आयोनिक बॉन्ड की। अब बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की।
तो बच्चों जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेंगे तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। और जहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वहाँ पे सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वहाँ पे जो एटम है वो सिर्फ अट्रैक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा अट्रैक्शन नहीं है वहाँ पे। जैसे वहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते थे तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन स्ट्रांगली अपने आप को अट्रैक्ट आपस में कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो वीक इंटरेक्शंस होती हैं, वंडरवॉल इंटरेक्शंस होती हैं, यहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली हमारे कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे एटम्स स्ट्रांगली आपस में जुड़ेंगे। तो स्ट्रांगली अगर आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वहाँ पर होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपस में स्ट्रांगली जुड़ जाएंगे तो सॉलिड स्टेट में जनरली एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। वही जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो हो तो सकते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी, गैसेस में भी, बट जनरली वो जो हैं लिक्विड्स गैसेस की फॉर्म में होते हैं। बट ये तीनों फॉर्म में ही हमें मिल सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, कि सॉलिड में भी ये हो सकते हैं, ये लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और ये गैसेस की स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के थ्रू ये जुड़े होते हैं। और यहाँ पर बच्चों जो अट्रैक्शंस हैं, जो इंट्रैक्शंस है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी वीक टाइप की इंट्रैक्शंस ही होती है, चाहे वो वंडरवाल भी हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, वो अलग बातें हैं। बट यहाँ पे हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि ये जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो हमारी इनके केसेस में क्या होता है, थोड़ा वीक इंट्रैक्शंस ही देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात जब करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो यहाँ पे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो किन के बीच में बन रहे थे, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो हमारे एटम्स के बीच में बनते हैं, है ना। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जब हो रहा है तो किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एटम्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो और यहाँ पर हमारा किसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है जब आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जब एटम्स के थ्रू यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस देखने को हमें मिल रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखते हैं हम यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, फिर हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिनसे कि हमारा फिर कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है इनके केस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एज सच कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, बस उनके बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हिसाब से हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ना कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं जिसमें हम कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनमें कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है उसको देख लेते हैं। जैसे हमने अभी Cl2 का केस पढ़ा था, वैसे ही हम कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़ लेते हैं जो हमें एग्जाम्पल्स के लिए समझ में आएंगे कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे क्या है, देखो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 है ना, तो यहाँ पे लिखा मैंने दूसरे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने लिखा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों हाइड्रोजन आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे कि भाई मेरे को तो चाहिए कि मेरा ना डबलेट कंप्लीट हो जाता, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते तो मेरा तो सही काम बन जाता, है ना। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी सेम वही सोच रहे कि काश मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, है ना। तो अब ये क्या कहेगा, ये हाइड्रोजन कहेगा चल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता हूँ और तुम भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, दोनों शेयर करेंगे तो तुम्हारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन ने अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों के वो अपने बीच में इधर रख लिए। अब ये हाइड्रोजन कह रहा है वाह मेरे 2 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल गए, मेरा डिप्लेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही ये हाइड्रोजन भी खुश हो रहा है कि हाँ मेरा भी
जो डबलेट है वो कंप्लीट हो गया, मेरे पास भी मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ H, उसके बीच में बॉन्ड, और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, H। तो ये मेरा किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, H2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग मैंने उसमें शो कर दी। समझ में आई बात। ऐसे ही मैं क्या रिप्रेजेंट करती हूँ, O2 को देखते हैं। चलो O2 के केस में क्या होगा, देखो इसमें अलग अलग कलर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहली शेल में 2, दूसरी में 6। अगर भाई तुम ऑक्सीजन को देखो तो कैसे लिखोगे, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा ऑक्सीजन लेके आते हैं जिसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके पास भी हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये ऑक्सीजन सोच रहा है कि काश मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता, मैं तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता, मैं स्टेबल हो जाता, है ना। तो मेरे पास तो ना अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या करूँ मैं कि मेरे पास ना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये ऑक्सीजन भी ऐसे ही सोच रहा है बच्चों। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, देखो अगर ये दोनों ऑक्सीजन डिसाइड करें कि हम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो क्या होगा। सोचो ज़रा ध्यान से कि अगर इस ऑक्सीजन ने कहा चलो मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ रखता हूँ बीच में, तुम भी अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बीच में रखो। उन्होंने कहा ठीक है रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना उसने अपना, देखो अभी उसके पास सिर्फ 3 to 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, एक उसने अपना यहाँ शेयर कर दिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन के पास भी अब सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उसने यहाँ पे अपना शेयर कर दिया। ठीक है, अब शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे तो इस ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6 7। काम तो अब भी नहीं चला, तो इन्होंने कहा चलो एक एक और शेयर करते हैं, एक एक शेयर और करेंगे तो क्या पता ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो फिर इस ऑक्सीजन ने अपना एक और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पे रख दिया। ठीक है, देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसे शेयरिंग के लिए रख दिए। ऐसे ही जो दूसरा हमारा है ऑक्सीजन वो भी यही करेगा कि अपनी इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा के और यहाँ शेयरिंग में रख रहा है। ठीक है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग में रखे, 2 इसने रखे। अब ये ऑक्सीजन जो है वो खुश हो रहा है कि वाह मेरे पास तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ऐसे ही ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी अब खुश है, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे भी जो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, मैं भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं भी एक स्टेबल कंपाउंड की स्टेबल मॉलिक्यूल जो है मैंने दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। अब बच्चों देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने से अपना एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इन्होंने, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन से दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया O2, और इसको हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ठीक है, सिमिलरली हम और भी कंपाउंड्स बना सकते हैं। N2 का जब हम फॉर्मेशन करेंगे ना तो हमें क्या देखना है कि एक नाइट्रोजन रहेगा जिसके वैलेंस शेल में होते हैं कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन रहेगा जिसके पास भी अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों नाइट्रोजन को करने थे अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो फिर ये क्या करेगा भाई, जो हमारा नाइट्रोजन है वो इससे कहेगा कि चल 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे ना तब जाके हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा, है ना, 1 2 इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ से इस नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स हटाए और कहाँ रख दिए, बीच में रख दिए शेयरिंग करने के लिए, 1 2 3। फिर दूसरे नाइट्रोजन से कहा तुम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन रखो, है ना। तो इस नाइट्रोजन ने भी अपने 3 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से हटाए और यहाँ पे उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। अब देखो जरा ध्यान से, शेयरिंग में चले गए इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 और 2 8 इस नाइट्रोजन के कंप्लीट हो गए। ऐसे ही यहाँ पे इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। 6 इलेक्ट्रॉन से भाई 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बन के और ये हमारा क्या कंपाउंड बन गया, N2 बन गया। ठीक है,
अब यहाँ से ना हमें वैलेंसीज का भी आइडिया लग रहा है। क्या लग रहा है कि जो हाइड्रोजन होता है उसको बनाना होता है एक बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है उसको बनाने होते हैं कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, जिससे कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, इससे उसके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर कार्बन की बात करें तो उसके वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो जब चारों इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ शेयर करेगा तो वो क्या बना पाएगा, अपने 4 बॉन्ड्स बनाता है कार्बन। जब कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनते हैं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे, जो कि हमारा क्या गिवन है बच्चों, CH4 गिवन है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखते हैं अब CH4 के केस में क्या होगा। कार्बन के जो कन्फिग्रेशन है बच्चों वो है 2 and 4, आखिरी शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिख दिए। अब आया कौन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बताया गया है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। अभी मैंने बताया हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा, है ना। 1 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन के पास है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कार्बन से कहेगा चल दोनों शेयर कर लेते हैं, तुम्हारा ऑक्टेट भी तुम्हारा काम बनेगा, मेरा भी अपना काम बन जाएगा, मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मेरे साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो तुम अपना कार्बन। फिर उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन आया, दूसरे हाइड्रोजन ने कार्बन से कहा कार्बन मेरे साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, मेरा जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसे ही तीसरा हाइड्रोजन, ये भी 1 बॉन्ड बनाना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है कार्बन के साथ। और ऐसे ही 4th हाइड्रोजन आया, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करना चाहता है, ठीक है। अब कार्बन के तो मजे ही हो गए, कैसे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे और 4 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से शेयरिंग से मिल जाएंगे, है ना। तो कार्बन खुश क्यों हो रहा है कि देखो मेरे पास तो मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, 2, 4, 6 और 8, है ना। अब हाइड्रोजन भी खुश है क्योंकि हाइड्रोजन को तो अपना डुप्लेट ही कंप्लीट करना होता है। तो हाइड्रोजन जो है उसका भी हर एक का अपना अपना डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से हमारा ये क्या मॉलिक्यूल बन गया, CH4 का मॉलिक्यूल बन गया। मतलब कार्बन ने हर एक हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या समझ सकती हूँ, यहाँ से मैं ये समझ रही हूँ कि जो कार्बन है उसको कितने बॉन्ड बनाने होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। ये बात अपने माइंड में एकदम याद करके चलना। हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना होता है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड और कार्बन को 4 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है, तुम खुद से समझ जाओ कि CO2 जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। खुद से ही आइडिया लग जाएगा कि बच्चों हमारे पास क्या है, कार्बन है ना, और ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों, 2 ऑक्सीजन हैं। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड बनाने हैं, है ना। और जो हमारे ऑक्सीजन है उसको कितने बॉन्ड बनाने हैं, सॉरी क्या बोल रही हूँ, कार्बन जो है उसको हमारे को 4 बॉन्ड बनाने हैं और ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, है ना। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, ऑक्सीजन 2, तो दिख रहा है ना साफ। कार्बन क्या करेगा, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट और ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, है ना। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली भी ना बार बार इलेक्ट्रॉन और डॉट स्ट्रक्चर्स ये बना के थोड़ी ना काम चलाएंगे अपना, ऐसे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना। तो हमें सिंपली इसी वे में हमें बनाना है कि भाई CO2 है तो सिंपल सी बात है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन को बनाने होते हैं 2 बॉन्ड, तो कार्बन 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, है ना। जैसे मैंने कहा भाई मुझे बनाना है NH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, है ना, तो कैसे बनाऊंगी, मुझे पता है नाइट्रोजन को बनाने होते हैं 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड, तो यहाँ पर मेरे पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जो नाइट्रोजन है वो तीनों हाइड्रोजन के साथ 1-1 बॉन्ड बना लेगा। तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, 1, 2 और 3, और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, इस हाइड्रोजन का भी 1 बॉन्ड, इसने भी 1 बॉन्ड बना लिया और इस हाइड्रोजन ने भी 1 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मॉलिक्यूल्स को ना डायरेक्टली ही उसका स्ट्रक्चर बना सकती हूँ अगर मुझे आइडिया लग जाता है कि किस वे में मुझे रिप्रेजेंटेशन करनी है, वो माइंड में ही हम कैलकुलेट कर लेंगे।
तो ऐसे एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें प्रैक्टिस कर लेने हैं और ज़्यादा। और इन मॉलिक्यूल्स के CO2 NH3 इनका कोवेलेंट स्ट्रक्चर जो है ये मैंने डायरेक्टली लिखा है। ये रिप्रेजेंटेशन जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से, जो लेविस रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, इसको हमें खुद से प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।